सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, लगातार बम्बार्डिंग हो रही थी और एम्यूनेशन हो रही थी लगातार। फायरिंग की वजह से भगदड़ हो गई थी, तो वहाँ पे जो यूक्रेन की पुलिस थी वो हमें मार रही थी इंडियंस को। बॉर्डर्स पे पहुंचे हम लोग तो इंडियंस के साथ ज़्यादा बदसलूकी किया जा रहा था। अनसर्टेन था, लाइक किसी को नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा। कीव में ऐसा नहीं है कि छात्र सभी निकल गए, अभी भी कई हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। डे बाय डे वहाँ पे जो माहौल था वो ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले 8वें दिन में पहुंचे यूक्रेन रूस में फंसे भारतीयों की बात। एक तरफ भारतीयों की वापसी का सिलसिला जारी है। आज 19 फ्लाइट से 3,726 भारतीयों की वापसी हो रही है। साथ ही राहत की खबर यह है कि विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को बंधक बनाने की खबरों को खारिज किया है। तो दूसरी तरफ रूसी सेना का यूक्रेन की भूमि में दखल बढ़ता जा रहा है। स्कूल, चर्च, न्यूक्लियर पावर प्लांट, मिलिट्री फैकल्टी, ब्लैक सी से सटे खेरासन सब रूसी सेना की जद में आ चुके हैं। और हमारे एनडीटीवी के सहयोगी पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, पोलैंड पहुंचे हुए, यूक्रेन पहुंचे हुए हैं। तो हमारी कादम्बनी शर्मा, हमारी सहयोगी, पोलैंड यूक्रेन सीमा पर है, उनके पास भी चलेंगे। और विष्णु सोम पहुंच चुके हैं यूक्रेन में, इनके पास जाएंगे, मुझे कहा जा रहा है हम इनके पास जाएंगे। लेकिन पहले हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हिमांशु राज मौर्य है, मेडिकल छात्र हैं, खारकीव में हैं। और अमित लाट हैं हमारे साथ, जो कि इंडो पोलिश चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री यानी IPCCI के उपाध्यक्ष हैं। पहले मैं आपके पास आऊंगी हिमांशु, और आपसे जानना चाहूंगी, आप खारकीव में हैं और खारकीव में तो बहुत ही ज्यादा हालात खराब यहाँ पे हमें बताए जा रहे हैं। आप बताइए, आप कहाँ पर हैं, किस तरह की परिस्थितियों में हैं इस समय? मैम, खारकीव की कंडीशन तो अभी बहुत खराब हो चुकी है और कल इंडियन एम्बेसी का एडवाइजरी आया था कि 3 सेफ प्लेसेस उन्होंने दिया है। उधर हमें कैसे भी करके 6 बजे से पहले पहुंचना है। आप बाय वॉकिंग जाएं या बसेस, टैक्सी, किसी का भी आप सहारा ले सकते हैं, लेकिन आपको पहुंचना है कैसे भी करके इमीडिएटली, क्योंकि खारकीव पे बहुत खतरा है। तो हम लोग बाय वॉकिंग करके हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। पीजो चीन नाम है मैम इस बेस का, और यहाँ पे हम अभी स्टे लिया है। अभी तक मैम अभी कुछ खबर नहीं मिली है कि कैसे हमें रेस्क्यू किया जाएगा, क्या है, अभी तक कोई अपडेट नहीं है मैम। क्या ये वो जगह है जो विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी थी या उसके पास है? जी मैम, इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की थी, उसी लिस्ट में से एक जगह पीजो चीन है मैम, मैं उधर ही हूँ अभी। बिल्कुल। क्या राजदूत वहां पे आपसे संपर्क किया है एम्बेसी की तरफ से? नो मैम, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हो मैम। अभी भी यहाँ पे पास में बॉम्ब की आवाजें आ रही हैं, आपको सुनाई दे रहा होगा। आप हौसला बनाए रखें, अगर आप वहां पहुंच गए हैं तो जरूर आप तक पहुंचा जाएगा। मुझे बताया जा रहा है कादम्बनी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है। कादम्बनी, आप बॉर्डर पर वहां मौजूद हैं, पोलैंड यूक्रेन की क्या परिस्थितियां आपके आसपास? देखिए निधि, हमने देखा जिस बॉर्डर से हमने इसके पहले जो तस्वीर भेजी थी, वहां पर अभी भी लोग आ रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम हो गई। हालांकि उसमें छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब हैं, लेकिन संख्या काफी ज्यादा कम हो चुकी है। बस जिसको कहते हैं ट्रिकल इन कर रहे हैं। लेकिन वही जब हम 3 अलग अलग बॉर्डर्स पे गए निधि, 2 बॉर्डर्स पे गए, वहां पर हमें भारतीय छात्र जो है वहां पर नजर नहीं आए। अब हम यहाँ पर तीसरे बॉर्डर पर पहुंचे हैं, जहां पर यहाँ पर जो लोग आए हैं से उनको रखा जा रहा है। तो ये हमारे आसपास का जो पूरा इलाका है, हम मेरे पीछे भी जो आप बिल्डिंग देख रही हैं, उसमें भी जो लोग आए हैं यूक्रेन से भागकर, रूस के हमले से भागकर, वो इस बिल्डिंग में रखे गए हैं। तो जगह जगह रास्तों में हमने ये भी देखा कि जो शॉपिंग मॉल्स वगैरह थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया है। वहां पर उधर से जो लोग आए हैं उनको वहां पर रखा जा रहा है, उनके रहने का, खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है, इसके पहले कि वो कहीं और निकले। तो ये पूरा इलाका जो है अभी इसी के ग्रिप में है बिल्कुल। और रास्ते में भी अगर आप देखेंगे तो जगह जगह यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो चेक करते हैं। कई जगह हमको ये बोला गया कि आप अंदर नहीं जा सकते, आप बाहर ही रहें, क्योंकि इन लोगों को आप वीडियोग्राफ नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक समस्या हुई है। लेकिन
ये जरूर है कि ये पूरा इलाका जिधर से जो यूक्रेन से लगता पोलैंड का जो पूरा इलाका है, खासकर सीमा के पास वाला जो इलाका है, वो पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो जगह जगह पर ऐसे ही हेल्प सेंटर इनको कहा जा रहा है और इनको यहाँ पर बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर मौजूद है। ये एक जो स्थिति बनी है वो जरूर बहुत भयावह है, लेकिन आज के दिन अब 8वें दिन अब जब लड़ाई चली है तो नंबर्स जो हैं उधर से कम दिख रहे हैं। छात्र जो हैं उनसे बात हुई है, लेकिन कई छात्र हमने पूछा तो ये कह रहे हैं कि किसी भी जगह से अभी पूरी तरह से इवैक्यूएट भारतीय छात्रों को नहीं किया गया है। अभी भी काफी छात्र हैं जो वहां हैं। सुमी से एक छात्रा है, वो लगातार संदेश दे रही है कि वहां से निकलना चाहते हैं। वहां कई 100 छात्र हैं, निकलना चाहते हैं, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा है। खार्किव में भी यही स्थिति है, वहां पर भी कुछ छात्र हैं जो निकल नहीं पाए हैं। कीव में भी कुछ छात्रों ने हमें बताया जिनसे हमारी बात हुई कि भले ही कहा जा रहा है कि सब छात्र निकल गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ रह गए हैं। तो ये एक स्थिति अभी भी बनी हुई है। अब किस प्रकार से एक एक भारतीय को वहां से निकाला जाएगा, ये अभी देखने वाली बात है। बिल्कुल कादम्बनी, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं एक छात्र हमारे साथ है हिमांशु राज मौर्य और अमित लाट, आप भी हमारे साथ हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कादम्बनी, क्योंकि आप वहां पे संपर्क में होंगी अधिकारियों के, और अमित लाट जी आप भी संपर्क में होंगे और आप हेल्प कर सकते हैं। तो हिमांशु राज मौर्य भी खार्किव से निकलकर एक जगह पहुंच गए हैं। हिमांशु, क्योंकि वो नाम बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप बता सकते हैं जोर से, तो ये लोग शायद आपकी मदद कर पाए। जी हिमांशु बताइए नाम, अपना जगह का नाम। मैम पिजोचीन बेस कैंप में हूँ, जो इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की थी उसमें से एक जगह है पिजोचीन, में वहां हूँ। ठीक है कादम्बनी, वैसे तो आप पहुंची हुई हैं और मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि जो इंडियन एम्बेसी के लोग हैं, छात्रों को जो कहा गया वो उन जगह पर पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी वो लोग कह रहे हैं कि हमसे संपर्क नहीं हो पाया है। तो अगर आप इसको एक्सपेडाइट कर पाएं, आप वहां पे लोगों को रिक्वेस्ट कर पाएं कि ऐसे छात्र हैं जो कहने पर भी पहुंच गए हैं लेकिन उन तक संपर्क नहीं हुआ है। मुझे एक चीज और पूछनी थी कादम्बनी आपसे, कई छात्रों ने कहा उनके साथ बर्ताव ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब जब हालांकि नंबर कम हो गया है, अब किस तरह की बातचीत में क्या आपको कुछ कहा छात्रों ने? देखिए, सबसे ज्यादा तो ये है कि जो छात्र आ गए हैं उनको राहत महसूस हो रही है, लेकिन उनको ये शायद हमेशा ये एक ट्रॉमा रहेगा निधि, जो उनके साथ हुआ है। जिस तरह से अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं जो जिन्होंने कभी नहीं सुना होता है बम फटने की आवाज या गोलियां चलने की आवाज, लेकिन ये बहुत यंग लड़के लड़कियां हैं, 18, 19, 20, 21 साल के लड़के लड़कियां हैं जो कि एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जिसमें वो कुछ नहीं कर सकते। और स्थिति ऐसी है कि बहुत सारे बाकी लोग भी, जैसे हम आप भी कुछ करना चाहें तो वहां जाके हम नहीं कर सकते हैं। हम अपने लेवल पे जो भी संदेश हो सकता है वो हम पहुंचा देते हैं या अधिकारियों तक पहुंचा देते हैं कि यहाँ पर ये स्थिति है, आप करें। और अधिकारियों का भी ये कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम बाकी भी लियोजरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी बनी है कि शायद ना हो। आपने दोनों ने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच भी बात हुई है, तो ये एक सिचुएशन है जहां टॉप लेवल पर भी बात हो रही है, लेकिन तभी जमीन पर जो हालात है वो बेहद मुश्किल बने हुए हैं। जैसा कि यहाँ पर हिमांशु भी कह रहे हैं कि वो वापस आना चाहते हैं, टेंट में पहुंच चुके हैं। हो सकता है कि टेंट में पहले से ज्यादा हिमांशु आप बेहतर स्थिति में हो, थोड़ा प्रोटेक्टेड फील हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बाहर वहां से निकल पाए। जब तक वो बाहर नहीं निकल पाएंगे तब तक स्थिति बनी रहेगी। हालांकि जरूर भारत सरकार कह रही है कि हम एक एक भारतीय को निकाल लेंगे, लेकिन कब तक हो पाएगा ये जरूर है। यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि वहां से अब आने का सिलसिला जारी है और अलग अलग जगहों पर जो निकल जा रहे हैं छात्र वो तो ठीक है, जो भारतीय निकल पा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अभी भी फंसे हुए हैं, ये चिंता की बात है निधि। बिल्कुल। और अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने एक बहुत काम वहां पे किया है, छात्रों को एक मदद वहां पे दी है जिस तरह से, आपका क्या अनुभव रहा जो अब छात्र रह गए? बड़ी मदद हो चुकी है, सब तमाम तस्वीरें आ गई हैं, तमाम मंत्रीगण पहुंच गए, लेकिन अब जो छात्र जान जोखिम में डाल के पहुंचे हैं, जहां जहां पर विदेश मंत्रालय ने कहा है पहुंचने के लिए, कैसे उन तक संपर्क हो और कैसे उन्हें निकाला जाए, आपकी क्या राय? जी आपका म्यूट पे है बटन, आपका म्यूट पे बटन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सॉरी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वो होटल में हूँ और वो लोकेशन पे हूँ जहाँ छात्र को रुकाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और एम्बेसी ऑफ इंडिया की तरफ से। एंड काफी छात्रों से मेरी बात हुई
ऑफ कोर्स काफी दुख पाए वो यूक्रेन की साइड, बट जैसे ही पोलैंड की तरफ आ गए और एम्बेसी ऑफिसर्स उन्हें मिल गए तो उन्हें काफी राहत मिली, और खाना पीना और मेडिकल सर्विसेज जितनी थी उनको जो अटेंशन की जरूरत थी एब्सोल्युटली प्रोवाइड की गई इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से। बट मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंजीनियरिंग जो हिसाब से वर्क कर रही है इन छात्रों को सुविधा देने की और जो हिसाब से इंडिया पहुंचाने की वापस, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। मतलब सारे छात्र जो है काफी खुश है। वीके सिंह साहब यहाँ पर है, हमारी एम्बेसडर साहिबा नगमा मलिक जी, शी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड हर एंटायर टीम, I can see they are working 24/7. I'm really astonished and surprised. कमाल की बात है कि वो उनके अंदर जो जुनून है मानना पड़ेगा। अमित जी, ये बहुत अच्छा है और वाकई में इस समय में जब हमारे छात्र सेफ निकल कर आ रहे हैं, जिनके बच्चे पहुंच गए हैं वो माता पिता राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन जिनके बच्चे अभी भी अटके हुए हैं वो माता पिता बहुत घबरा रहे होंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जो आपने हिमांशु को सुना, क्या हिमांशु से आप लोग संपर्क कर सकते हैं? क्या हिमांशु उनके साथ, हिमांशु आपके साथ कितने और लोग हैं, आप ये बताइए मुझे, कितने और छात्र? मैम जी मैम, मेरे साथ अप्रोक्स 800 स्टूडेंट्स हैं मैम। 800 स्टूडेंट्स हैं। क्या अमित जी आप इनका संदेश पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं मिनिस्टर वीके सिंह वहां पर मौजूद हैं, क्या इन तक पहुंचा जा सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफी स्टूडेंट्स हमारे पास पोलैंड खार्किव से भी आए हैं। काफी दूरी पे है खार्किव से वो लिविव सिटी में आए और लिविव से वो ट्रेन और बसों के जरिए पोलैंड में एंटर किए। तो ये रूट टेस्टेड है, रूट काफी छात्रों ने ये यूज किया है। तो मेरा एक सजेशन है कि वो छात्रों को कि ये ट्राई करना चाहिए। देखिए, कोई चीज की गारंटी नहीं, आज यूक्रेन युद्ध में है, क्या हो सकता है आज और 1 घंटे बाद किसी को नहीं मालूम है। लेकिन अमित जी, ये उस जगह पर मौजूद है जहां पर हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा है पहुंचने के लिए, उन्हीं के टेंट में है, तो जब कहा गया होगा तो शायद जरूर पहुंचा जाएगा या रूट इसके लिए निकाला जाएगा। आई एम श्योर इंडियन गवर्नमेंट की इंजीनियरिंग वर्क कर रही है कोई वे में सब छात्रों को निकालने की, एंड सून आप देखेंगे कि कोई ना कोई एक्शन होगा इसके ऊपर। बिल्कुल। और हिमांशु, मैं आपसे अंत में बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपका, अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमांशु, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या वहाँ पे इंतजाम ठीक है आप लोगों के खाने पीने का? नहीं मैम, हम लोग कल आ गए थे, लेकिन खाने पीने का कोई अरेंजमेंट नहीं है, अभी तक कुछ नहीं मिला है मैम, खाने के लिए ना पीने के लिए। जी, और हिमांशु, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, आप लोगों ने क्या दूतावास पे फोन किया? यस मैम, हमने ट्राई किया कॉल करने के लिए, लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ मैम कॉल। अच्छा, और उनकी तरफ से अभी हुआ कोई कनेक्ट? नहीं। नो मैम, नो। अच्छा हिमांशु, लेकिन हमने आपकी बात सामने रखी है और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी सकुशल सबके सब वापस आएंगे और आपकी बात जरूर पहुंची होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और अपना हौसला बनाए रखें, हौसला बनाए रखें। तो वाकई में ये एक ऐसा समय है कि जब हम सबको ध्यान रखना है कि किसी ना किसी तरह जो भी छात्र या जो भी भारतीय फंसे हुए हैं वहाँ पर, उनको निकालना है, और जो प्रशासन है, नेतागण हैं, वो इस ओर जरूर ध्यान दे रहे होंगे। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भारतीय कारोबार पर भी अब ये युद्ध छिड़ा है, कितना असर पड़ रहा है, पंजाब से आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। देश की बात में अब बात तेल के दामों की। पहले कोरोना और अब रूस यूक्रेन की लड़ाई के चलते खाद्य तेलों की कीमत में इजाफा हुआ है। हालांकि सरसों के तेल के दाम पर अभी इसका असर नहीं पड़ा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि आने वाले समय में सरसों का तेल भी महंगा हो सकता है। देश भर के बाजारों में खाने के तेलों में भारी उछाल देखा जा रहा है। खासतौर पर रिफाइंड और सनफ्लावर के दामों में 15 दिन के भीतर ही करीब 30% तक बढ़ोतरी हुई है। 15 दिन पहले रिफाइंड तेल जहां 140 रुपए लीटर था, अब बढ़कर 165 रुपए हो गया है। सनफ्लावर तेल पहले 140 रुपए था, जो अब 170 रुपए में मिल रहा है। देसी घी की कीमत पहले 360 रुपए लीटर थी, जो अब बढ़कर 420 रुपए हो गई है।
जबकि वनस्पति तेलों के दामों में भी 20 रुपए का इजाफा हुआ है। कौन कौन से तेल के दाम अभी 15 दिन में क्या थे और 15 दिन के बाद अब क्या है? सर ये फॉर्च्यून रिफाइंड था, ये 15 दिन पहले 140 रुपए लीटर था, आज ये 165 रुपए लीटर है। ये 140 से 165 रुपए 165 रुपए लीटर है 15 दिन के भीतर सर ये। अच्छा, और किस किस चीज के दाम बढ़े हैं? ये देसी घी सर आज ये 360 रुपए था, आज ये 15 दिन के बाद ये 420 रुपए लीटर है। सर आगे से युद्ध के चक्कर में कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर जो है कि आगे से माल नहीं आ पा रहा पूरा। अच्छा, जो रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, रूस यूक्रेन के बीच के युद्ध के कारण। सूरजमुखी तेल के सबसे बड़े उत्पादक रूस और यूक्रेन हैं। पहले कोरोना और अब जंग की वजह से सप्लाई चेन पर असर हुआ है, जिसका प्रभाव दुनिया भर के बाजारों पर देखा जा रहा है। जानकार कहते हैं कि खाने पीने के सामान महंगे होने के पीछे कुछ वजह हैं। मसलन दुनिया भर में कच्चे तेल के दामों में 30% तक उछाल आया है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के वजह से महंगाई बढ़ेगी, माल ढुलाई महंगी हो रही है और सप्लाई लाइन बाधित। सर्दियों में पॉम ऑयल का आयात भी घट जाता है। लगभग 20% जो है वो खाने के तेल हम यूक्रेन से परचेज करते हैं, हमारे जो जितना भी यूज़ किया जाता है। और इसी वजह से आपने सरसों के दाम, जब बीच में थोड़े प्रॉब्लम आया था तो सरसों के दाम आपने 200 रुपये तक लीटर देखे थे। उसके बाद सरकार ने स्टेप लिया, एडिबल ऑयल्स की कॉस्ट कम करी या इंपोर्ट कम किया, जिसकी वजह इंपोर्ट कॉस्ट कम करी, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ी। लेकिन जब अब ये जो इशू चल रहा है, इसकी वजह से सप्लाई कंसर्न फिर से खड़े हो गए हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम समझते हैं तो 30% तक यहाँ पर सरसों के दाम बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल महंगाई कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। अगर रूस और यूक्रेन के बीच टकराव बढ़ता है तो इसका असर विश्व बाजार पर पड़ेगा, जिसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में खबर मध्य प्रदेश से। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। कई नेता मंत्री उनसे संपर्क कर रहे हैं। तस्वीरें आ रही, लेकिन मध्य प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता रंजना बघेल का वीडियो कॉल वायरल हो रहा है। नमस्ते, मैं पूर्व मंत्री हूँ यहाँ पे मध्य प्रदेश से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप बच्चों का ध्यान रख रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हाँ ठीक है। अरे मैं उनको धन्यवाद दे रही थी कि बच्चों का आप ध्यान रख रहे हो करके। हाँ। और चिंता नहीं करना है ना बेटा, आ जाओगे आप लोग सब, है ना। मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता रंजना बघेल के इस वीडियो कॉल को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। अब पूर्व मंत्री रंजना बघेल का एक वीडियो सामने आया है। विपक्ष का कहना है कि बघेल यूक्रेन में फंसे छात्रों से नहीं, बल्कि एक स्थानीय पत्रकार और थानेदार से बतिया रही थी। रंजना बघेल सफाई में कह रही हैं, कांग्रेस आईटी सेल ने गलत वीडियो वायरल किया है। गंधवानी का कोई आईटी सेल का कांग्रेस का है, वो बायोडीजल में अवैध धंधा करता है, वो ढाबे वाबे चलाता है, अवैध दारू का धंधा करता है। अब उसने पता नहीं कहाँ से किसने डाले। मैं हरिओम चोयल से बात कर रही थी और एकदम फोन की कि दीदी ये सैनिक हमारी रक्षा करे तो आप धन्यवाद दे दो, ऐसा बोले और वो फ़ोन कट गया। फिर दोबारा 4-5 कॉल आए। कॉल आने के बाद फिर फिर हरिओम मालवीय का आ गया, वीडियो कॉल उससे हो गया। तो वीडियो कॉल हुआ तो वो वहीं पर थे, थाने में थे, और वहाँ पे जो लोकल के जो पुलिस है उनसे उसने बात की। तो मैंने और उनको कह दिया कि आप हमारे बच्चों का ध्यान रख रहे हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। फिर बाद में ये किसी ने वीडियो वायरल कर दिया। अब वीडियो मैंने तो वायरल नहीं किया, ना मैंने डाला है। ये वही व्यक्ति है जिसने रंजना बघेल द्वारा वीडियो कॉलिंग पर चर्चा की गई थी और उसमें बघेल की बात गंधवानी के पत्रकार हरिओम और मनावर के थानेदार नीरज बिरथरे से हुई। कांग्रेस को इस पर चुटकी लेने का मौका मिला है। किस प्रकार ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं। एक पत्रकार से बात कर रहे हैं, उसे यूक्रेन का बच्चा बता रहे हैं,
जिसको धन्यवाद दे रहे हैं वो मनावर में पदस्थ आई और बता रहे हैं कि हम यूक्रेन में धन्यवाद दे रहे हैं। तो इस प्रकार के झूठ फैलाना भाजपा का काम है, झूठी राजनीति भाजपा करती है। मैडम आप दीदी आपको हालांकि हरिओम भी कह रहे हैं गफलत में उन्हें कॉल लगा, उन्हें आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसमें वीडियो में दीदी बोल रहे थे, लेकिन जो वीडियो कॉलिंग हो रही थी उसमें हमें कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी। दूसरा, दीदी से मेरी फिर बाद में बात हुई थी कि वो वीडियो जो कॉलिंग की थी वो हरिओम चोयल को की थी दीदी ने, वो गलतीवश हरिओम मालविया को हो गई थी। और वो वीडियो कॉलिंग फिर वो वीडियो पता नहीं वो दीदी का वीडियो किसी ने वायरल कर दिया है। वो दीदी ने हरिओम चोयल से भी बात की, लगातार उनसे मॉनिटरिंग की दीदी ने। और हरिओम चोयल के अंकल जो है सोहन काग, उन्होंने भी दीदी को उनके नंबर दिए थे। सिंधिया जी से उनकी दीदी की बात हुई हरिओम चोयल को, और वो लोग भी आ रहे हैं यूक्रेन से, तो वो मामला था। इसमें दीदी का कोई गलती नहीं। बहरहाल इससे पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने जिन 2 बच्चों से वीडियो कॉल पर बात की थी वो यूक्रेन की सीमा पार कर चुके हैं, ऐसा सरकार का दावा है। सुची और शिवानी, उनके परिवार में भी बात करने पर उन्होंने बताया है कि वो दोनों भी यूक्रेन से सीमा क्रॉस कर चुकी हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के 454 छात्र यूक्रेन में फंसे हैं, जिसमें से 225 देश लौट चुके हैं। पुलिस प्रशासन बाकी के परिजनों से संपर्क में है। ऑपरेशन गंगा अभी शुरू ही हुआ है। बच्चे फंसे हैं, अभिभावक फिक्रमंद हैं, देश फिक्रमंद है, लेकिन श्रेय लेने की होड़ और राजनीति बदस्तूर जारी है। धार से अमीन शाह और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो यूक्रेन से भारतीय छात्र जो वापस लौट रहे हैं उन्हीं से जुड़ी हुई एक जानकारी आपको दे दें। यूक्रेन से लौटे छात्रों में जाहिद भी हैं जो अपने डॉगी को भी साथ लेकर आए हैं। इससे पहले जाहिद ने डॉगी के साथ ना ले जाने की हालत में लौटने से भी मना कर दिया था, लेकिन केंद्रीय मंत्री वीके सिंह से बात करने के बाद उसे अपने डॉगी निली को लाने की इजाज़त मिल गई और वो खुशी से लौट कर वापस आए हैं। और इसी खबर के साथ देश की बात में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।